मैनेजमेंट दिल छूने वाली कहानी। केशव जी, आप जरा हटेंगे, मुझे पोछा लगाने दीजिए, विमला जी ने झुंझलाते हुए कहा। केशव बाबू अखबार को आंखों के सामने से हटाते हुए बोले, अरे तो लगा लो ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। बस ये कह रहा था कि तुम फिनाइल थोड़ा ज़्यादा डाला करो, आजकल कीटाणु बहुत हो गए हैं। और हाँ, उस कोने में ठीक से कपड़ा नहीं लगता तुम्हारा। विमला देवी ने एक गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे बाल्टी खिसकाकर दूसरे कमरे में चली गई। केशव बाबू का हाल ही में बैंक के मैनेजर पद से रिटायरमेंट हुआ था। 40 साल तक उन्होंने बैंक की एक बड़ी शाखा को अपनी उंगलियों पर नचाया था। फाइलों का अंबार, कर्मचारियों की हड़तालें और ग्राहकों की शिकायतों को चुटकियों में सुलझाना। उन्हें लगता था कि प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के वे बेताज बादशाह हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्हें लगा कि अब घर को भी उसी कुशलता से चलाने की जरूरत है जैसे वे बैंक चलाते थे। दिक्कत ये थी कि विमला देवी पिछले 35 सालों से इस घर की अघोषित सीईओ थी। उनकी अपनी एक व्यवस्था थी, अपना एक तरीका था। लेकिन पिछले 2 महीनों से, जब से केशव बाबू घर पर बैठने लगे हैं, विमला की सुव्यवस्थित दुनिया में भूचाल आ गया था। सब्जी में नमक ज्यादा है, कभी ये टिप्पणी आती, तुम कपड़े धोने वाली मशीन में साबुन बहुत बर्बाद करती हो। कभी ये निर्देश मिलता, बिजली का बिल देखो, दिन भर पंखे चलते रहते हैं। कभी ये शिकायत होती। विमला देवी चुपचाप सुन लेती। वे जानती थी कि केशव बाबू की आदत है हर चीज पर नियंत्रण रखने की। उनकी कुर्सी छिन गई थी तो अब वह घर को ही अपना दफ्तर बनाने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन शाम को विमला देवी के फोन की घंटी बजी। फोन उनकी छोटी बहन सरिता का था, जो दूसरे शहर में रहती थी। बात करते करते विमला के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। फोन रखने के बाद वे केशव बाबू के पास आईं। सुनिए, मुझे कल सुबह ही जबलपुर जाना होगा। सरिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। जीजाजी अकेले परेशान हो रहे हैं। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है, तो मुझे वहाँ 1 हफ्ता रुकना पड़ सकता है। केशव बाबू ने टीवी से नजर हटाई। 1 हफ्ता? अरे तो यहाँ मेरा क्या होगा? खाना मैं बनाकर फ्रिज में रख दूंगी, विमला ने कहा। सुबह बाई आती है, वे झाड़ू पोछा और बर्तन कर देगी। कपड़े आप मशीन में डाल ही सकते हैं, और शाम की चाय वो तो आप बना ही लेंगे। केशव बाबू ने एक बेफिक्र हंसी हंसी। अरे भाग्यवान, तुम मेरी चिंता मत करो, मैंने 40 लोगों का स्टाफ संभाला है। ये 4 कमरों का घर क्या चीज़ है। तुम जाओ, अपनी बहन को देखो, यहाँ सब फर्स्ट क्लास चलेगा। बल्कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि घर को और बेहतर तरीके से कैसे चलाया जा सकता है। विमला देवी ने एक फीकी मुस्कान दी। उन्हें पता था कि मैनेजर साहब का सामना हकीकत से होने वाला है। अगली सुबह विमला टैक्सी से निकल गई। केशव बाबू ने बड़े उत्साह से दिन की शुरुआत की। उन्होंने सोचा, आज मैं अपने हिसाब से घर चलाऊंगा, एकदम सिस्टमेटिक। सबसे पहले वे रसोई में गए। चाय बनानी थी। उन्होंने पतीला चढ़ाया, दूध डाला, तभी डोरबेल बजी। दूध वाला आया था। उससे दूध लेने में और हिसाब करने में 5 मिनट लग गए। जब वापस लौटे तो रसोई में दूध का उफान आ चुका था और पूरा दूध गैस स्टोव पर फैलकर जल रहा था। जलने की बदबू से पूरी रसोई भर गई। उफ, ये विमला भी ना कभी दूध वाले का टाइम फिक्स नहीं करती। उन्होंने अपनी गलती का ठीकरा पत्नी पर फोड़ा और कपड़े से स्लेब साफ करने लगे। दूध चिपक गया था, उसे साफ करने में 15 मिनट लगे और हाथ काले हो गए सो अलग। खैर, चाय बनी, लेकिन उसमें अदरक कूटना भूल गए। बिना अदरक की फीकी चाय पीकर उन्होंने अखबार उठाया। 9 बजे काम वाली बाई शांति आई। साहब, आज मेम साहब नहीं है क्या? शांति ने पूछा। नहीं, वे बाहर गई है। तुम अपना काम करो। और सुनो, आज कोने कोने में झाड़ू लगाना, सोफे के नीचे धूल रह जाती है। शांति, जो विमला देवी की मीठी बातों की आदी थी,
केशव बाबू का ये रोबदार लहजा बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने बेमन से झाड़ू लगाई और जब केशव बाबू ने उसे बर्तन धोने के तरीके पर टोका, अरे इतना विम बार क्यों घिस रही हो, तो शांति ने बर्तन पटक दिए। साहब मुझे नहीं करना काम, आप ही धो लो अपने तरीके से, मैं कल नहीं आऊंगी। शांति पैर पटकती हुई चली गई। केशव बाबू हक्के बक्के रह गए। अरे अरे सुनो तो, लेकिन वह जा चुकी थी। दोपहर होते होते घर की हालत किसी युद्ध के मैदान जैसी हो गई थी। सिंक में गंदे बर्तन पड़े थे, फर्श पर धूल थी। केशव बाबू ने फ्रिज खोला तो देखा कि विमला ने दाल और सब्जी बनाकर रखी थी। उन्होंने उसे गर्म करने के लिए माइक्रोवेव में रखा, लेकिन प्लास्टिक का ढक्कन हटाना भूल गए। ढक्कन पिघल गया और खाना बर्बाद हो गया। भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे थे। उन्होंने ब्रेड और जैम खाकर काम चलाया। शाम हुई, घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। ये वो समय था जब विमला और वो बालकनी में बैठते थे। विमला चाय लाती थी और दिन भर की बातें बताती थी कि किस पड़ोस के घर क्या हुआ, सब्जी महंगी हो गई है या पुराने जमाने के किस्से। केशव बाबू अक्सर उन बातों को बकवास कहकर अनसुना कर देते थे, लेकिन आज वे बकवास सुनने के लिए उनके कान तरस रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े जैसी लग रही थी। उन्होंने टीवी चलाया, लेकिन न्यूज़ एंकर की आवाज़ में वो अपनापन नहीं था। तीसरे दिन तक केशव बाबू का आत्मविश्वास चकनाचूर हो चुका था। उन्हें अपना बीपी की गोली नहीं मिल रही थी। विमला हमेशा नाश्ते की टेबल पर डिब्बा रख देती थी। आज उन्हें पूरा घर छानना पड़ा। तब जाकर याद आया कि विमला ने कहा था दवाइयाँ अलमारी के दूसरे रेक में हैं। उन्हें एहसास हुआ कि बैंक में फाइलें ढूंढना आसान था, क्योंकि वहाँ क्लर्क होते थे। यहाँ वे अकेले थे। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। वे करवटें बदलते रहे। उन्हें विमला की बहुत याद आ रही थी। खाने की नहीं, चाय की नहीं, बल्कि उनकी मौजूदगी की। उन्हें समझ आया कि विमला सिर्फ घर का काम नहीं करती थी, वे इस ईंट पत्थर के मकान को अपनी ऊर्जा से घर बनाकर रखती थी। उसका वह टोकना, नहाने के बाद तौलिया बिस्तर पर मत फेंका करो, जो उन्हें बुरा लगता था, आज उसी आवाज को सुनने के लिए वे बेचैन थे। उन्होंने सोचा, मैं कितना अहंकारी था। मुझे लगता था कि पैसे कमाना और दफ्तर चलाना ही असली काम है। घर संभालना तो बस वक्त काटना है, लेकिन ये तो 24 घंटे की नौकरी है, बिना छुट्टी, बिना सैलरी और बिना प्रमोशन की। छठे दिन केशव बाबू ने पूरा दिन घर की सफाई में बिताया। वे नहीं चाहते थे कि विमला आए और घर को कबाड़ खाना देखे। उन्होंने बर्तन धोए, भले ही ठीक से साफ नहीं हुए, चादर बदली और बाजार से विमला के पसंदीदा गेंदे के फूल लाए और फूलदान में सजाए। 7वें दिन सुबह विमला की टैक्सी गेट पर रुकी। विमला अंदर आई। वे थकी हुई लग रही थी। उन्होंने सोचा था कि घर बिखरा पड़ा होगा, केशव बाबू गुस्से में होंगे और शिकायतों का पिटारा खोल देंगे। लेकिन जैसे ही वे ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, वे हैरान रह गई। सब कुछ अपनी जगह पर था। टेबल पर ताजे फूल थे। केशव बाबू रसोई से ट्रे लेकर निकले। अरे तुम आ गई, हाथ मुंह धो लो, मैं चाय लेकर आता हूँ। विमला ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और आत्मविश्वास से पूछा, आपने चाय बनाई? शांति नहीं आई क्या? केशव बाबू ने ट्रे मेज पर रखी और विमला के पास सोफे पर बैठ गए। शांति तो पहले दिन ही इस्तीफा देकर चली गई थी। केशव बाबू ने लजाते हुए कहा, ये चाय मैंने बनाई है, अदरक वाली, और हाँ, इसमें चीनी थोड़ी कम है, जैसे तुम्हें पसंद है। विमला ने चाय का घूंट भरा। चाय थोड़ी ज़्यादा उबल गई थी, थोड़ी कड़वी थी, लेकिन विमला को वह दुनिया की सबसे मीठी चाय लगी। सब ठीक तो रहा ना? विमला ने पूछा। केशव बाबू ने विमला का हाथ अपने हाथों में लिया। उनकी आंखों में अब वह मैनेजर वाला अहंकार नहीं था, बल्कि एक साथी वाला सम्मान था। विमला,
केशव बाबू का गला भर आया। मैंने 40 साल बैंक में बैलेंस शीट मिलाई, लेकिन जिंदगी की बैलेंस शीट में मैं बहुत घाटे में रहा। मुझे लगता था कि मैं घर का इंजन हूँ और तुम बस डिब्बा हो, लेकिन पिछले 7 दिनों में मुझे समझ आ गया कि तुम इंजन हो और मैं तो बस मजे से सफ़र कर रहा था। विमला की आंखों में नमी आ गई। 35 सालों में पहली बार केशव बाबू ने उनके काम को, उनके अस्तित्व को इस तरह सराहा था। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, विमला ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें पोंछी। घर हम दोनों से है। आप बाहर की धूप रोकते थे, तभी तो मैं अंदर छांव रख पाती थी। नहीं, केशव बाबू ने सिर हिलाया। अब से मैं सिर्फ धूप नहीं रोकूंगा, अब से हम दोनों मिलकर छांव बनाएंगे। कल से सब्जी काटने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा और हाँ, उस शांति को मैं मना कर लाऊंगा। मेरी वजह से ही भागी है बेचारी। विमला हंस पड़ी। उस हंसी से घर का सन्नाटा टूट गया। दीवारों पर लटकी तस्वीरें भी जैसे मुस्कुरा उठी। उस शाम बालकनी में बैठकर दोनों चाय पी रहे थे। केशव बाबू ने टोका नहीं कि चाय में इलायची कम है या सड़क पर शोर ज्यादा है। बस वह चुपचाप विमला की बातें सुन रहे थे कि जबलपुर में सरिता कैसी है, अस्पताल में क्या हुआ और रास्ते में टैक्सी वाले ने क्या कहा। रिटायरमेंट के बाद केशव बाबू को एक नई नौकरी मिल गई थी, एक पति होने की नौकरी, जिसमें कोई रिटायरमेंट नहीं था, लेकिन जिसमें बोनस के रूप में ढेर सारा प्यार और सुकून मिलता था। जीवन की सांझ में ही सही उन्हें समझ आ गया था कि साथ रहने का मतलब सिर्फ एक छत के नीचे रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे के श्रम और समर्पण को महसूस करना होता है। और कभी कभी किसी की अहमियत समझने के लिए उसकी थोड़ी सी अनुपस्थिति किसी भी मैनेजमेंट की डिग्री से बड़ी गुरु साबित होती है। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।